नमस्कार दोस्तों, आप सबों का फिर से आपके अपने YouTube चैनल ऑन माइंड पे बहुत बहुत स्वागत है। और आज मैं लेकर आया हूँ क्लास 6 विषय विज्ञान साइंस का अध्याय 7, जिसका नाम है पौधों को जानिए। तो इस चैप्टर के अंतर्गत हम लोग किन किन टॉपिक्स को डिस्कस करने वाले हैं, तो सबसे पहले उसे देख लेते हैं। तो विषय यानी कि टॉपिक्स, तो सबसे पहला टॉपिक्स हमारा रहेगा परिचय यानी इंट्रोडक्शन। दूसरा टॉपिक्स हमारा रहेगा पौधों का वर्गीकरण, और इसके अंतर्गत हम लोग जानेंगे कि पौधे जो हैं वो कई प्रकार के होते हैं, जैसे कि शाक, झाड़ी, वृक्ष, आरोही लता और विसर्पी लता। ये सारे पौधों के प्रकार हैं। इन सबों के बारे में हम विस्तार से जो है वो पढ़ने वाले हैं। तीसरा टॉपिक्स हमारा रहेगा वृक्ष के अंग, यानी कि पेड़ जो होते हैं उसके कई प्रकार के जो अंग हैं, जैसे कि तना, पत्ती, जड़ और पुष्प। इन सबों के बारे में इस अध्याय में हम विस्तार से पढ़ने वाले हैं। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। तो इस चैप्टर का हमारा पहला टॉपिक है परिचय यानी इंट्रोडक्शन। तो सबसे पहले हम लोग इंट्रोडक्शन को देख लेते हैं। जैसा कि आप लोग जान रहे होंगे कि इस चैप्टर का नाम है पौधों को जानिए। तो यहाँ हम लोग एक शॉर्ट में जो है पौधों के कई सारे पार्ट्स को एक रफली जो है वो हम लोग यहाँ जानेंगे। जैसा कि आप लोग यहाँ देख पा रहे होंगे, ये एक पौधा है, और यहाँ सबसे पहले हम लोग नीचे से जो है क्रम वाइज तरीके से पौधों को जानेंगे। सबसे पहले आप लोग जानते भी होंगे कि पौधों के अंदर जो मिट्टी के अंदर जो भाग पाया जाता है उसे हम लोग जड़ बोलते हैं। फिर जैसे हम लोग ऊपर आएंगे तो ये जो पूरा आप लंबे जैसा ये पार्ट्स देख पा रहे होंगे पौधों का, इसे हम लोग क्या बोलते हैं? तना बोलते हैं। और फिर इसमें जो कई सारे ब्रांच, जैसे कि इधर एक ब्रांच है, फिर यहाँ एक ब्रांच है, फिर यहाँ, ये जो आप ब्रांच देख पा रहे हैं इसे हम लोग पौधों की शाखाएं बोलते हैं, यानी कि ये पौधों का जो है वो शाखा बोला जाता है। और फिर यहाँ आप हरे कलर का जो देख पा रहे होंगे, ये तो पत्ती, आप लोग स्वाभाविक सी बात है कि इसे तो जानते ही होंगे। फिर इसके अलावे हम जानते होंगे कि इसमें फूल और फल, ये दो चीज़ और पाए जाते हैं। तो ये मैं आप लोगों को एक रफली जो है पौधों के बारे में थोड़ी सी जानकारी जो है वो दे दी। अब आगे हम लोग एक एक करके जो हमारा टॉपिक है उसे हम लोग अच्छे से कवर करेंगे। जैसे कि दूसरा टॉपिक हमारा है पौधों का वर्गीकरण, यानी कि वैज्ञानिकों के द्वारा अलग अलग पौधों को अच्छे से जानने के लिए पौधों को अलग अलग तरह से एक तरह से क्लासिफिकेशन कर दिया गया है, यानी कि वर्गीकृत यानी कि बांट दिया गया है, जिसमें से अलग अलग प्रकार के जो हैं वो पौधे होते हैं। जैसा कि अभी हम लोग यहाँ जानेंगे कि जैसे पहला हमारा होता है एक वृक्ष होता है, यानी कि पेड़ होता है। दूसरा हमारा झाड़ी टाइप का एक पौधा होता है। तीसरा हमारा शाक टाइप का एक पौधा होता है। चौथा हमारा आरोही लता टाइप का एक पौधा होता है। और पांचवा हमारा विसर्पी लता होता है। तो इसी को हम लोग एक एक करके अगले पेज पे जो है अच्छे से विस्तार से पढ़ेंगे। यहाँ एक रफली मैं आप लोगों को दिखा दूँ, ये आपका वृक्ष पौधा है, ये आपका झाड़ी टाइप का पौधा है, ये आपका शाक है, और ये आपका आरोही लता है, और ये आपका विसर्पी लता है। तो इतने सारे टाइप्स के जो हैं वो पौधे जो है वो पाए जाते हैं। तो शायद आप यहाँ इस चीज़ को समझ पा रहे होंगे। अब इसी को हम लोग एक एक करके जानेंगे, क्योंकि हर पौधों में जो है वो एक अलग अलग खास बात होती है। उसी खास बात को हम लोग यहाँ जानेंगे, और उसी से एग्जाम में जो है वो क्वेश्चन भी पूछा जाता है। तो सबसे पहले यहाँ हम लोग वृक्ष, जो हमारा पहला टाइप्स है पौधों का, उसे हम लोग जानेंगे। तो जो पौधे बहुत ऊंचे होते हैं एवं इनके तने मजबूत और शाखाएं भूमि से अधिक ऊंचाई पर तने के ऊपरी भाग से निकलती है, उन्हें वृक्ष कहते हैं। जैसे कि आपका आम हो गया, जामुन हो गया, अमरूद, पीपल और नारियल, ये सारे जो हैं वो वृक्ष हैं। इसे आप लोग अच्छी तरीके से पहले से ही जानते होंगे। तो मैं आप लोगों को यहाँ बता दूँ कि जैसे यहाँ आप देख पा रहे होंगे, ये जो बड़ा सा आप देख पा रहे होंगे यही आपका वृक्ष है, यानी कि पेड़ है। इसमें एक खास बात क्या होती है कि इसका जो तना होता है वो काफ़ी मजबूत होता है, और इसमें जो ब्रांच निकलता है यानी कि शाखा जो निकलता है वो तना के बहुत ऊपर से जो है ब्रांचेस निकलते हैं। जैसा कि आप इस चित्र में यदि देखें तो आप पाएंगे कि यहाँ आप देख पा रहे होंगे ये एक बहुत लंबा तना है, फिर इसके ऊपर से यहाँ से जो है वो ब्रांच जो है वो अलग अलग ब्रांच जो है वो निकल रहा है, यानी कि अधिक ऊंचाई पे एक तरह से निकल रहा है। और इस प्रकार के पौधों को हम लोग क्या कहते हैं? वृक्ष कहते हैं। जैसे कि इसमें आपका कौन कौन सा आ जाएगा, तो आम, जामुन, अमरूद, पीपल और नारियल। तो आप इसे समझ पा रहे। अब अगला जो टाइप्स है हमारा पौधों का वो है झाड़ी। तो इसे हम लोग अच्छे से समझेंगे, क्योंकि इसमें आपको कन्फ्यूजन जो है वो हो सकती है। तो आप लोग थोड़ा सा
कंसंट्रेट कीजिएगा। जैसे कि जिन पौधों में शाखाएं तने के आधार के समीप से निकलती हैं एवं तना कठोर होता है परंतु अधिक मोटा नहीं होता, इन्हें झाड़ी कहते हैं। जैसे कि इसमें से आपका आ जाएगा नींबू, गुलाब और अनार, ये सारे जो हैं ये पौधे झाड़ी कहलाते हैं। वैसे तो हम लोग हर पौधे को पौधे ही कहते हैं, लेकिन यहाँ यदि आप साइंस की दुनिया में आएँ तो इसे जो है पढ़ाई के दृष्टिकोण से अलग अलग एक तरह से टाइप्स में जो है वो वैज्ञानिकों के द्वारा बांट दिया गया है। हमने नहीं बांटा है, वैज्ञानिकों के द्वारा ये बांटा गया है। जैसा कि आप यहाँ ध्यान दें तो ये आपका अनार का पेड़ है, इस पर आप ध्यान दें तो ये जो तना है, ये तना जो है वो कठोर ही होता है, लेकिन ये उतना मोटा नहीं होता है जितना वृक्ष का होता है। पहला ये वृक्ष में ये आप अंतर समझ पा रहे होंगे। फिर इसका जो ये आधार होता है, यानी कि इसमें जो शाखाएं हैं, यानी कि इसका जो ब्रांच जो है वो जो तना के बहुत से नज़दीक से ही निकलता है और उसको इस तरह से जो है कि आधार के समीप से ही ये जो है एक तरह से निकलता है। और इस प्रकार के पौधों को हम लोग झाड़ी के नाम से जानते हैं। जैसा कि आप यहाँ नींबू में भी देख सकते हैं कि इसका तना जो है वो उतना ऊंचा नहीं है और कम ऊंचे में ही आपका यहाँ जो है अलग अलग ब्रांच को आप देख पा रहे हैं। उसी तरह का आपका गुलाब और अनार, ये सारे पौधे जो हैं झाड़ी के तौर पे जो है वो देखे जाते हैं। तो शायद आप इस चीज़ को समझ पा रहे होंगे। अब अगला जो हमारा पौधों का टाइप्स है वो है आपका शाक। तो शाक में क्या होता है कि हरे एवं कोमल तने वाले पौधे शाक कहलाते हैं। यानी कि ये पौधा जो होता है वो हरा होता है और काफ़ी कोमल होता है। ये पौधे छोटे होते हैं और इनमें कोई शाखाएं नहीं होती हैं, यानी कि इनमें तो शाखा होता ही नहीं है। जैसे कि इसमें कौन सा आ जाएगा, पालक, टमाटर, आलू, धनिया, पुदीना, तुलसी, ये सारे जो पौधे हैं इसे शाक कहा जाता है। यानी कि एक तरह से आपने यदि घास को देखा होगा तो उसी टाइप का ये जो कुछ जो है वो पाया जाता है। जैसा कि आप इसमें देख सकते हैं कि इसका जो तना जो होता है, इसमें तो तना होता ही नहीं है, ये हरे होते हैं। और इसका जो ये पौधा जो होता है ये काफ़ी छोटे होते हैं और ये जो बहुत कोमल होते हैं, यानी कि ये बहुत ही एक तरह से कह सकते हैं कि कमज़ोर होता है। जैसा कि आप लोग पालक को यदि देखे होंगे तो वो आप शायद रिलेट कर पा रहे होंगे। ये वैसे यहाँ आपका पुदीना दिया गया है और यहाँ भी कुछ पौधे जो है तुलसी और ये सारे पौधे जो है यहाँ दिए गए हैं। तो इसमें से आपको ध्यान में रखना है कि शाक जो है वो किसको किसको कहा जाता है। तो ये सारे पौधे जो हैं वो शाक की कैटेगरी में आते हैं। वैसे यहाँ से इस तरह से क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि तुलसी जो है वो एक प्रकार का किस प्रकार का पौधा है, तो आपको शाक, वृक्ष, झाड़ी इस तरह से दे सकता है ऑप्शन में, तो आप यहाँ से जो है बना सकते हैं। तो शायद आप इस चीज़ को समझ पा रहे हैं। यहाँ कुछ दिया गया है, आप यहाँ वृक्ष को देख सकते हैं कि इसका तना जो है वो काफ़ी लंबा है। फिर हम लोग शाक को देखें तो ये आपका तो घास टाइप का हो जाता है, इसका ये काफ़ी नाजुक होता है। और झाड़ी आप देख पा रहे होंगे कि ये जो है इसी जगह से इसका ब्रांच जो है इस प्रकार से निकलता है। तो शायद आप इस चीज़ को समझ पा रहे होंगे। अब इसके अलावे दो और टाइप्स के पौधे जो हैं वो होते हैं। जैसा कि एक पहला हमारा होता है विसर्पी लता। तो विसर्पी लता को हम लोग समझते हैं कि कमज़ोर तने वाले पौधे सीधे खड़े नहीं हो सकते और ये भूमि पर फैल जाते हैं, इन्हें विसर्पी लता कहते हैं। ये भी बेहद आसान है क्योंकि आप इन सभी पौधों को जो है कभी न कभी देखे ही होंगे। तो यहाँ बोला जा रहा है कि ये भी, इसका भी तना जो है वो काफ़ी कमज़ोर होता है और ये सीधे खड़े नहीं होने के वजह से यह क्या होते हैं, ज़मीन पर ही जो है वो लेट जाते हैं। और इसमें आपका आ जाएगा भुआ, पेठा, तरबूज, कद्दू, ये सारे पौधे जो हैं वो विसर्पी लता जो है वो कहलाते हैं। जैसा कि आप यहाँ तरबूज को देख सकते हैं, इसका तना जो है वो काफ़ी कमज़ोर होता है और ये खड़े नहीं हो सकते, तो ये ज़मीन पर ही जो है वो अपना जो है विस्तार जो है वो कर पाते हैं। तो इस टाइप के पौधों को हम लोग विसर्पी लता की कैटेगरी में रखते हैं, यानी कि विसर्पी लता के नाम से जानते हैं। उसमें आपका फिर कद्दू आ जाएगा और ये आपका पेठा है। तो शायद आप इस चीज़ को समझ पा रहे होंगे। अब अगला और आखिरी पौधा जो हमारा है वो है आरोही पौधे। ऐसे पौधे तो किसी की सहायता से ऊपर चढ़ जाते हैं, ऐसे पौधे आरोही कहलाते हैं। यानी कि आरोही पौधे जो होते हैं ये किसी की सहायता से जो है वो ऊपर चढ़ जाते हैं। वैसे यदि इसे किसी की सहारा यदि ना दिया जाए तो ये भी जो है ज़मीन पर फैल जाएंगे। और इसमें आपका आता है मनी प्लांट और अंगूर, ये दो पौधे जो हैं वो आरोही पौधे कहलाते हैं। क्योंकि यदि इसे किसी प्रकार का सपोर्ट दिया जाए तो ये उस सपोर्ट के माध्यम से जो है ऊपर जो है वो अपना जो है चढ़ जाते हैं। तो इस टाइप के जो पौधे होते हैं उसे
आरोही पौधे के नाम से जाना जाता है। तो शायद आप इस चीज़ को समझ पा रहे होंगे। तो पौधों के वर्गीकरण में हम लोग कितने टाइप्स के पौधों के बारे में जाना, तो कुल 6 टाइप्स के पौधों के बारे में हम लोगों ने जाना। तो एक बार यदि रिवीजन हम लोग कर लें तो हम लोग देख पाएंगे कि सबसे पहले हम लोगों ने वृक्ष को जाना, फिर दूसरे पे झाड़ी को जाना, फिर शाक को जाना, और फिर हमने विसर्पी लता को जाना, और फिर हम लोग आरोही पौधे को जाना। तो यहाँ आप शायद इस चीज़ को समझ पा रहे होंगे। तो अब हमारा अगला टॉपिक है वृक्ष के अंग। तो यहाँ से हम लोग वृक्षों के जो विभिन्न प्रकार के अंग होते हैं, जैसे कि जड़, तना, पत्ती, पुष्प, इसे हम लोग एक एक करके अच्छे से विस्तार से आगे पढ़ेंगे। वैसे मैंने आप लोगों को जड़, तना, पत्ती और पुष्प, ये वृक्षों के कौन कौन से कैसे अंग होते हैं, इसके बारे में मैंने आप लोगों को इंट्रोडक्शन में ही बता रखा है। तो शायद आप इस चीज़ को समझ पा रहे होंगे। अब वृक्षों के अंग में हमारा जो वृक्ष का पहला अंग होगा वो हमारा जड़ होगा, क्योंकि हम लोग नीचे से एक तरह से कण वाइज जो है धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जड़ को पढ़ने जा रहे हैं कि जड़ ये क्या होता है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि यहाँ आप जड़ को देख पा रहे होंगे। वैसे तो आप लोग ये जानते ही होंगे कि वृक्षों के कौन से पार्ट्स को हम लोग जड़ बोलते हैं। अब हम लोग जान लेते हैं कि ये पौधों को किस तरह से सपोर्ट या किस तरह से ये हेल्पफुल होते हैं पौधों के जड़। तो पौधों की जड़ों का मुख्य कार्य भूमि से जल व पोषक तत्वों का अवशोषण तथा पौधों को सहारा प्रदान करना है। देखिए, पौधों के ये जो जड़ होते हैं इसके प्रमुख 2 कार्य होते हैं। पहला कार्य होता है कि ये जो मिट्टी में जल और पोषक तत्व, ये 2 चीज़ जो मिट्टी में पाए जाते हैं, ये जड़ ही होते हैं जो मिट्टी से जल और पोषक तत्वों को एब्जॉर्ब करते हैं, यानी कि एक तरह से अवशोषित करते हैं, लेते हैं, और फिर अपने जड़ के माध्यम से ये उसी जल और पोषक तत्व को तने तक पहुंचाते हैं। और दूसरा काम ये होता है जड़ों का, ये पौधों को एक तरह से सहारा भी देते हैं, यानी कि एक तरह से सपोर्ट करते हैं। जड़ ही होता है जिसकी वजह से पेड़ या पौधे जो है वो खड़े हो पाते हैं। तो शायद आप इस चीज़ को समझ पा रहे होंगे कि जड़ के ये 2 महत्वपूर्ण जो है वो कार्य होते हैं। तो ये बहुत ही आपका इम्पोर्टेंट पॉइंट हो जाता है, तो इसे आप ध्यान में रखिएगा। अब आगे हम लोग जानते हैं कि जड़ जो होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। एक आपका होता है मूसला जड़ और दूसरा आपका होता है रेशेदार या झकड़ा जड़। तो ये 2 प्रकार के किस तरह से जड़ होते हैं इसे हम लोग अच्छे से जो है वो देखते हैं। तो पहले हम मूसला जड़ को देखते हैं। तो पौधों में एक ही तरह की मुख्य जड़ को मूसला जड़ कहते हैं, यानी कि यहाँ आप इस चित्र पे यदि ध्यान दें तो ये जड़ में ये खास बात ये होता है कि इसमें एक ही प्रकार का मुख्य जड़ होता है, यानी कि एक ही जड़ होगा जो आपको लगेगा कि हाँ ये मुख्य जड़ है। इसमें आपको देखते ही पता चल जाएगा। जैसे कि आप यदि सरसों का जो पौधा होता है या नीम का पौधा होता है, उसकी जड़ों को आप देखें तो आप पाएंगे कि उसमें एक मुख्य जड़ होगा और छोटे छोटे से ब्रांच जो है उसमें जो है वो निकले हुए होंगे। तो इस प्रकार के जो जड़ होते हैं उसे हम लोग मूसला जड़ कहते हैं। वैसे इनमें कुछ छोटी जड़ें होती हैं जिसे पार्श्व जड़ कहते हैं। जैसा कि मैंने आप लोगों को अभी बताया कि ये जो छोटी छोटी जड़ें जो है इसमें निकली हुई होती है, इसे भी एक अलग नाम से जाना जाता है जिसे पार्श्व जड़ कहा जाता है। पार्श्व मतलब होता है इसका बाहरी, यानी कि एक तरह से बाहर की ओर जो ये निकला हुआ होता है उसे हम लोग पार्श्व जड़ के नाम से जानते हैं। तो शायद आप इस मूसला जड़ को अच्छे से समझ पा रहे होंगे। अब हमारा अगला जो है वो है रेशेदार या झकड़ा जड़। थोड़ा नाम अजीब है, आप लोग ध्यान में रखिएगा। तो ये रेशेदार और इसे झकड़ा जड़ भी कहा जाता है, तो आप ये 2 नाम जो है वो ध्यान में रख सकते हैं। तो जिन पौधों की सभी जड़ें एक समान दिखाई देती है उसे रेशेदार अथवा झकड़ा जड़ कहते हैं। यानी कि यहाँ आप इस चित्र के माध्यम से रेशेदार जड़ को समझने का प्रयास करें कि इसमें जो होता है इससे ये थोड़ा अलग होता है। इसमें क्या होता है कि कोई भी एक मुख्य जड़ नहीं होता है, इसमें सभी जड़ जो है वो आपस में बराबर ही होता है और आपको लगेगा कि सभी जो है वो मुख्य जड़ ही है। तो इस टाइप के ये रेशेदार जड़ होते हैं। वैसे मैं आप लोगों को बता दूं कि लहसुन का जो जड़ होता है या प्याज यानी ओनियन, इन सभी जड़ों को आप यदि देखें तो आप पाएंगे कि वो जो जड़ होता है वो आपका रेशेदार टाइप का ही होता है। तो शायद आप हमको लग रहा है कि आप कभी न कभी इस जड़ को देखे भी होंगे। तो देखे होंगे तो आप शायद अच्छे से समझ गए होंगे कि ये रेशेदार जड़ जो है वो क्या होता है। अब हम लोग आगे
जो है कि नोट में देख लेते हैं कि मैंने यहाँ बताया। पहले मैं आप लोगों को बता दूँ कि यहाँ आप देख सकते हैं ये आपका मूसला जड़ है। यहाँ आप देख सकते हैं कि ये आपका एक ही ब्रांच है और इसमें पतली पतली शाखाएँ जो है वो छोटी छोटी निकली हुई है, जिसे पार्श्व जड़ के नाम से जाना जाता है। वैसे रेशेदार जड़ की बात करें तो आप यहाँ देख सकते हैं इसमें सभी जो है वो मुख्य जड़ ही है और सभी जो है आपस में बराबर होते हैं। तो शायद आप इस चीज़ को समझ पा रहे होंगे। अब मैंने यहाँ नोट में आप लोगों को बताया कि कुछ पौधे जिनके जड़ों को हम खाते हैं, जैसे कि गाजर, मूली, शकरकंद, शलजम एवं टेपियोका आदि को हम क्या करते हैं, खाते हैं। तो आप लोग को यहाँ ये ध्यान में रखना है कि किन पौधों की जड़ों को हम लोग खाते हैं। तो आपका गाजर, मूली, शकरकंद ये सारी चीज़ें जो है वो इसमें आती है। तो इस तरह से क्वेश्चन भी जो है आपका विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में कभी कभी पूछा जाता है, तो इसे आप ध्यान में रखिएगा। अब हमारा वृक्षों का अगला अंग होता है तना। जैसा कि मैंने जड़ को देख लिया जो कि मिट्टी के अंदर होता है। अब यहाँ से ऊपर जो है ये जो तना होता है इसके बारे में हम लोग यहाँ जानेंगे। तो सबसे पहले तना सामान्यतः भूमि के ऊपर स्थित होते हैं और ये शाखाएं, पत्तियां एवं पुष्प धारण करता है। जैसा कि यहाँ हमने जड़ के बारे में जाना, और ये मिट्टी से ऊपर का जो ये पूरा भाग आप देख पा रहे होंगे लंबे जैसा, इसे ही हम लोग क्या कहते हैं, तना कहते हैं। और इस तने का एक तरह से क्या ये धारण किए हुए हैं, तो यहाँ आप देख सकते हैं ये जो अलग अलग ब्रांच यानी कि शाखाएं निकले हुए हैं इसे भी धारण किया हुआ है, और इसमें जो फूल और फल हैं इसे भी ये धारण किया हुआ है। तो ये एक तरह से कह सकते हैं कि तना का एक तरह से काम भी है, और ये एक तरह से सपोर्ट भी करता है शाखाओं को, फूल को और फल को। तने का प्रमुख कार्य शाखाओं को फैलाना तथा पत्ती, फूलों एवं फलों को संभाले रखना। दूसरा काम हम लोग यहाँ ये जान रहे हैं कि ये जो तना होता है इसका काम होता है कि ये जो ब्रांच जो है अलग अलग निकले हुए हैं, यानी कि तना जो निकला, तने से जो ये शाखाएं निकली हुई है, इसका तना का काम है कि उसको ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो सपोर्ट करे और वो ज़्यादा से ज़्यादा जो है फैलाव करे अपना, यानी कि फैले। और फिर ये जो फूल और फल है इसे भी ये एक तरह से संभालने का काम करता है तना। तो शायद आप इस चीज़ को समझ पा रहे होंगे। तो ये तना जो है वो महत्वपूर्ण अंग हो जाता है पेड़ों का। इसके अलावे तना जल एवं खनिज लवण का संवहन करता है। संवहन का मतलब होता है ले जाना। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि मिट्टी से जल और खनिज लवण को कौन अवशोषित करता है, जड़। फिर यही जड़ जो है धीरे धीरे इस चीज़ को ऊपर पहुंचाता है, यानी कि ऊपर कहाँ जाएगा, तो तना में जाएगा। और यही तना फिर जो है कि अलग अलग शाखाओं में जो है भेजता है। फिर उन शाखाओं के द्वारा जो है वो पत्तियों, फूलों और फलों तक ये सारी चीज़ें जो है वो पहुँचती है। तो शायद आप इस चीज़ को समझ पा रहे होंगे कि ये मैं आप लोगों को क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अब अगला वृक्षों का अंग हो जाता है हमारा पत्ती। तो पत्ती का वह भाग जिसके द्वारा वह तने से जुड़ी होती है उसे पर्णवृंत कहलाता है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि यहाँ पत्ती जो होता है, पत्ती तो आप शायद जानते ही होंगे, ये आपका पत्ती है। इसमें सबसे पहले हम लोगों को दो चीज़ें जो है वो समझनी है। एक है पर्णवृंत और दूसरा है आपका फलक। तो ये दोनों चीज़ें क्या होती है मैं आप लोगों को अच्छे से समझाता हूँ। यहाँ आप देख सकते हैं कि यहाँ मैंने एक मनी प्लांट का ये पौधा लिया हुआ है। ये आपका तना हो जाता है, और ये तने के माध्यम से ये आपका जो पत्ती का इतना सा भाग है, इससे जो है इसी भाग के द्वारा ये तने से जुड़ा हुआ है। और ये जो भाग से जुड़ा हुआ है, इस वाले भाग को ही इतने जो ये जो भाग है आपका, इतने एरिया को ही हम लोग कहते हैं पत्तियों का पर्णवृंत। तो शायद आप इस चीज़ को समझ पा रहे होंगे, पत्ती का वह भाग जिसके द्वारा ये किससे जुड़ा होता है, तने से जुड़ा होता है। यानी कि पर्णवृंत की सहायता से ही पत्ती जो है वो किससे जुड़ा होता है, तो तने से जुड़ा होता है। अब पत्ती के चपटे हरे भाग को फलक कहते हैं। यानी कि ये जो आप चपटा भाग पूरा देख रहे हैं हरे हरे कलर का, ये पूरा भाग जो है इस तरह से ये आपका पत्ती का फलक कहलाता है। तो शायद मैं आप लोगों से ये उम्मीद कर रहा हूँ कि आप पर्णवृंत और फलक को समझ पा रहे होंगे। अब हम लोग पत्ती के बारे में और जानकारी जो है आगे करते हैं। तो पत्तियों में रेखित संरचनाओं को सिरा कहते हैं। अब अगले पार्ट्स के बारे में, पत्तियों के बारे में बताया जा रहा है। मैं आप लोगों को बता दूं कि यहाँ जो आप देख पा रहे होंगे, ये आप देख पा रहे होंगे, ये एक तरह से रेखित तौर पे है, यानी कि एक तरह से रेखा के क्रम में ये आपको शायद दिखाई दे रहा होगा।
ये सारी चीज़ें जो है इसे पत्तियों का सिरा कहा जाता है, यानी कि इसे सिराओं के नाम से जाना जाता है। अब पत्तियों के मध्य एक मोटी सिरा होती है जिसे मध्य सिरा कहते हैं। अब यही सिरा जो है अलग अलग जो है नामों से जाना जाता है। जैसे कि पहला कहा जा रहा है कि ये जो आप मोटी सिरा ये बीच में देख पा रहे होंगे, इसे कहा जाता है पत्तियों का कौन सा सिरा? मध्य सिरा। वैसे सब आपका सिरा है, लेकिन ये जो बीच में जो आपका मुख्य सिरा दिखाई दे रहा है इसे हम लोग क्या कहते हैं? मध्य सिरा। मध्य यानी कि बीच में ये पाया जाता है, इसलिए इसका नाम क्या है? मध्य सिरा है। शायद आप इस चीज़ को समझ पा रहे होंगे। अब पत्तियों पर सिराओं द्वारा बनाए गए डिजाइन को सिरा विन्यास कहते हैं। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं कि ये जो पत्तियों के द्वारा इस प्रकार से यहाँ जो डिजाइन बनाया गया है पत्तियों पे, आप सभी पत्तियों में इस तरह की डिजाइन जो है वो देख सकते हैं। और इन डिजाइन को ही एक अलग नाम दिया जाता है जिसे हम लोग किस नाम से जानते हैं? तो सिरा विन्यास। यानी कि ये जो डिजाइन है, ये सारी डिजाइन को यदि हम लोग कोई नाम से यदि पुकारे तो ये क्या कहलाएगा? ये आपका सिरा विन्यास कहलाएगा। तो शायद आप इस चीज़ को समझ पा रहे हैं। अब पत्तियों में यदि डिजाइन बोला जा रहा है कि पत्तियों में यदि डिजाइन मध्य सिरा के दोनों ओर जाल जैसा है तो यह सिरा विन्यास जालिका रूपी कहलाती है। कभी कभी आप देखिएगा कि ये जो डिजाइन है ये कभी कभी ये तो आपका एक तरह से सिंपल डिजाइन हुआ, कभी कभी आप देखिएगा कि इसमें भी इधर से निकला हुआ है, इधर से निकला हुआ है, फिर इधर से निकला हुआ है छोटा छोटा। तो एक तरह से जालिका रूपी टाइप का आपको बहुत घना जो है काफ़ी सारे सिराएं जो है वो दिखाई देंगी पत्तियों में। यदि इस तरह की सिराएं आपको पत्तियों में दिखाई दे रही है तो इसे बोला जाता है सिरा विन्यास। इस सिरा विन्यास को बोला जाता है जालिका रूपी सिरा विन्यास। तो शायद आप इस चीज़ को समझ पा रहे होंगे। ये पत्तियों की अलग अलग डिजाइन्स जो होते हैं सिराओं का, उसे अलग अलग नामों से जाना जाता है। तो शायद आप इस चीज़ को समझ पा रहे होंगे। अब आगे हम लोग जानते हैं कि पत्तियों में एक अलग तरह से और एक सिरा विन्यास पाया जाता है जिसे हम लोग समानांतर सिरा विन्यास के नाम से जानते हैं। तो यहाँ हम लोग समांतर सिरा विन्यास ये क्या होती है इसे हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। तो घास की पत्तियों में यह सिराएं एक दूसरे के समानांतर होते हैं। ऐसे सिरा विन्यास को समांतर सिरा विन्यास कहते हैं। जैसा कि आप लोग घास की पत्तियों पे यदि गौर करें तो ये जैसे कि यहाँ एक घास की पत्ती मैंने लिया है, तो इस चित्र के माध्यम से आप समझें तो यहाँ आपको कोई फिक्स जो है सिरा दिखाई नहीं देगा। ये जैसे कि लंबे जैसा एक पत्ती है और इस पत्ती के बीच ही आप लंबे जैसा ही सिरा देख पा रहे हैं। और इस तरह की पत्तियों में जो इस तरह की सिराएं जो हैं वो होती हैं तो इसे हम लोग क्या कहते हैं? समांतर सिरा विन्यास कहते हैं, क्योंकि ये पत्तियों के समानांतर ही होती है, यानी कि बराबर ही पैरेलल ही होती है। तो इसलिए समांतर सिरा विन्यास जो है इसे कहा जाता है। तो शायद आप इस चीज़ को भी समझ पा रहे होंगे। अब यहाँ हम लोग देखेंगे कि पत्तियों के कई सारे कार्य होते हैं, क्योंकि पेड़ में जो सबसे प्रमुख अंग यदि कहें तो पत्तियाँ ही होंगी, और इसके अलावा सभी जो हैं वो महत्वपूर्ण अंग ही हैं, क्योंकि पत्तियों के द्वारा एक विशेष तौर पे इसलिए इसको ज़्यादा हम लोग प्रमुख तौर से इसे देख रहे हैं क्योंकि इन्हीं के द्वारा जो है पौधे जो है वो भोजन जो है वो बना पाते हैं। तो इसलिए पत्तियाँ जो है वो प्रमुख अंग हो जाता है पौधों का। तो यहाँ हम लोग पत्तियों के कार्य को देखेंगे कि आखिर क्या क्या कार्य होते हैं पत्तियों के। तो पत्तियों से वाष्प के रूप में जल का निकलना वाष्पोत्सर्जन कहलाता है, और वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया में पौधों की पत्तियां बड़ी मात्रा में जल को वायुमंडल में छोड़ते हैं। तो वाष्पोत्सर्जन एक तरह से प्रक्रिया है जो कि पत्तियों में ही ये होता है, और इसके द्वारा पत्तियां क्या करती हैं? जो एक्सेस जल होता है उसे वो वायुमंडल में क्या करती हैं? छोड़ती हैं। और इस प्रोसेस यानी इस पूरी प्रक्रिया को ही वाष्पोत्सर्जन कहा जाता है। तो शायद आप इस चीज़ को समझ पा रहे होंगे कि ये क्या होता है। अब हम लोग आगे देखें तो पत्तियां प्रकाश और हरे रंग के एक पदार्थ की उपस्थिति में अपना भोजन बनाती है। जैसा कि मैं आप लोगों को बताऊं कि एक तरह से जो खाद्य फैक्ट्री होता है पौधों का वो पत्तियां ही होती हैं, क्योंकि पत्तियों के द्वारा ही पौधे जो है अपना भोजन जो है वो बना पाते हैं। और ये भोजन जो है दो चीज़ों की उपस्थिति में ये बनाते हैं। एक तो ये जो आप हरे रंग की पत्तियाँ देख पा रहे हैं इसमें एक क्लोरोफिल नामक पदार्थ होता है, और दूसरा जो होता है वो सूर्य का प्रकाश होता है। तो ये जो क्लोरोफिल नामक पदार्थ होता है ये सूर्य की रोशनी को क्या करते हैं? एब्जॉर्ब करते हैं, और फिर इसके बाद जो है ये भोजन जो है वो बना पाते हैं। जैसा मैं आप लोगों को अभी अच्छे से बताऊंगा कि
कि पत्तियां इस प्रक्रिया में जल एवं कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करते हैं। इस क्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। अब मैं आप लोगों को यदि बताऊं तो ये एक तरह से आपका फोटोसिंथेसिस एक टॉपिक्स है जो कि प्रकाश संश्लेषण के नाम से जानते हैं। तो यहाँ हम लोग थोड़ा सा शॉर्ट में समझने का प्रयास करते हैं कि ये प्रकाश संश्लेषण आखिर क्या होता है। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि जैसा कि जड़ के माध्यम से पौधे जो है वो जल जो है ऊपर पहुंचाते हैं, फिर तना जो है पत्तियों तक जल को पहुंचाते हैं। फिर उसी हरे पत्ती में क्या होता है कि क्लोरोफिल होता है और वो क्लोरोफिल सूर्य के प्रकाश को क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं यानी कि लेते हैं। और इसके अलावे वायुमंडल से ये क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस होता है उसे भी लेते हैं और इन सबों को मिला करके जो ये बनता है ये भोजन बना पाते हैं। और इसके बाद ये भोजन बनाने के बाद ये अपना जो है ऑक्सीजन को एक तरह से रिलीज करते हैं और ये सारा प्रोसेस जो है वो प्रकाश की उपस्थिति में होता है। तो इसलिए इसका नाम जो है वो प्रकाश संश्लेषण जो है वो रखा गया है। तो शायद आप इस चीज़ को शॉर्ट में समझ पा रहे होंगे कि ये प्रकाश संश्लेषण क्या होता है। तो बेसिकली पौधे जो है वो प्रकाश की उपस्थिति में जो भोजन बनाते हैं उसे हम लोग प्रकाश संश्लेषण कहते हैं और उसमें वे प्रकाश को जो है एब्जॉर्ब करते हैं, फिर वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड गैस को लेते हैं और फिर वो बदले में जो है ऑक्सीजन को हमें देते हैं और फिर वो अपना जो है जो भी भोजन बना पाते हैं वो स्टार्च के रूप में वो पत्तियों में रख के फिर अपना अलग अलग जो पौधों के अंग होते हैं वहाँ जो है वो पहुँचाते हैं, फिर अपना जो भोजन वो जो है वो ग्रहण कर पाते हैं पौधे। तो इस तरह का ये प्रोसेस होता है प्रकाश संश्लेषण में। तो ये ऑक्सीजन को छोड़ते हैं और क्या लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं। तो शायद आप इस चीज़ को समझ पा रहे होंगे कि ये प्रकाश संश्लेषण क्या होता है। अब वृक्षों के अंग में हमारा आखिरी अंग हो जाता है पुष्प यानी कि फूल। तो यहाँ हम लोग अब पुष्प यानी कि फूल के बारे में जानेंगे। तो पुष्प पौधों का प्रजनन अंग होता है। ये आपका महत्वपूर्ण लाइन हो जाता है, महत्वपूर्ण पॉइंट हो जाता है कि पुष्प यानी कि फूल जो होता है वो पौधों का प्रजनन अंग होता है यानी कि रिप्रोडक्शन। यहाँ मैं आप लोगों को बता दूं कि ये जो पुष्प यानी कि फूल आप यहाँ जो हम लोग जानेंगे, यहाँ सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी चीज़ें हैं वो है फूलों के विभिन्न पार्ट्स को जानना और फूलों के अलग अलग पार्ट्स को जो है वो अलग अलग नाम से जाना जाता है। तो यहाँ हम लोग सबसे पहले पंखुड़ियाँ और बाह्य दल, ये फूलों का एक महत्वपूर्ण पार्ट्स है। इसे हम लोग जानेंगे कि ये चीज़ें जो है फूलों के किस भाग को कहते हैं। तो खिले हुए पुष्प के प्रमुख भाग को पंखुड़ियाँ कहते हैं। जैसा कि मैं आप लोगों को यहाँ बहुत सारे फूल आपको दिख रहे होंगे, यहाँ ये सारे फूल जो हैं वो खिले हुए हैं और ये जो अलग अलग आप देख रहे हैं, ये जो आप ये देख रहे हैं, ये जो आप यदि तोड़े होंगे इसे एक एक करके, तो यही फूलों का क्या होती है, पंखुड़ियाँ होती है। और ये पंखुड़ियाँ जो है अलग अलग रंगों में पाए जाते हैं। जैसा कि यहाँ आप देख सकते हैं कि अलग यदि फूल है तो उनकी पंखुड़ियाँ जो है वो अलग कलर की पाई जाएगी। अब कली का प्रमुख भाग छोटी पत्ती की भांति दिखाई देता है जिसे हम लोग बाह्य दल कहते हैं। मैं आप लोगों को बताऊं कि सबसे पहले ये जो कली है, जब कोई फूल जो है वो पूरी तरह से खिला हुआ नहीं होता है तो हम उसे कली कहते हैं और उस कली को ही हम लोग यहाँ जो है बाह्य दल के नाम से जानते हैं। यानी कि कली का जो प्रमुख भाग होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, बाह्य दल कहते हैं। और किस प्रकार की होती है, तो वो छोटी पत्ती की भांति होती है, जैसे मैं आप लोगों को दिखाऊं। यहाँ आप देख सकते हैं ये एक कली है जो कि अभी पूरी तरीके से खिला हुआ नहीं है। ये एक हरे कलर की पत्ती से जो है वो ढकी हुई है और यही पत्ती जब इस तरह से मुड़ती है और ये इस प्रकार से जो है वो खिलता है। तो ये जो बाह्य दल हुआ ये वही हुआ, ये जो हरे कलर से जो ऊपर आपको दिख रहा है हरे प्रकार की पत्ती, ये आपका बाह्य दल हुआ। और ये यही जब पूरी तरह से खिल जाता है तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, पंखुड़ियाँ कहते हैं। अब यहाँ हम लोग कुछ बचे फूलों के भाग को जानेंगे और सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि यहाँ हम लोग पुंकेसर, स्त्री केसर और परागकोश और उसके अलावे हम लोग बीजांड और अंडाशय, इन सभी नामों को जो है यहाँ हम लोग फूलों के बारे में समझने वाले हैं। तो पुष्पों में कई प्रकार के पुंकेसर पाए जाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग पुंकेसर को समझने का प्रयास करते हैं कि आखिर पुंकेसर जो है वो किसे कहते हैं। तो यहाँ जैसे कि आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ आप एक ये फूल देख पा रहे होंगे, इसमें अलग अलग बहुत सारे पुंकेसर आपको दिखाई दे रहे होंगे छोटे छोटे। आप यदि इस फूल पे ध्यान दें तो यहाँ आप देख रहे होंगे ये एक, ये एक, ये एक, इतने सारे
पुंकेसर जो है आपको दिखाई दे रहे होंगे, और यही जो होता है वो पुंकेसर होता है। यहीं तक के भाग को कहते हैं। ये आप जो देख रहे हैं ये इसका जो है वो अलग नाम है। तो आप शायद समझ पा रहे होंगे कि पुंकेसर जो है वो किसे कहा जाता है। ये आपका महत्वपूर्ण हो जाता है। सबसे पहले पुंकेसर। फिर पुष्प के केंद्र में स्थित भाग को स्त्री केसर कहते हैं। जैसा कि मैं आप लोगों को बताऊं कि ये जो पुष्प है आपका, इसके बीच में एक भाग होता है, जैसे कि यहाँ आपको दिखाई दे रहा होगा, यही आपका जो है ये आपका हो जाता है स्त्री केसर। तो ये इधर का पार्ट जो होता है वो आपका पुंकेसर होता है, और ये बीच का जो पार्ट है आपका वो होता है आपका स्त्री केसर। और स्त्री केसर का सबसे निचला एवं फूला हुआ भाग जो होता है वही आपका हो जाता है अंडाशय। और यहाँ तक जैसे कि ये आपका स्त्री केसर है, और इस जगह इतना सा एरिया जो है ये आप देखिएगा यदि तो काफ़ी फूला हुआ आपको दिखाई पड़ेगा, और इसी को हम लोग क्या कहते हैं, अंडाशय कहते हैं। वैसे आपको परागकोश के बारे में मैंने नहीं बताया। ये जो आप ऊपर ये देख पा रहे होंगे ये आपका हो जाता है परागकोश। ये भी बहुत सारे होते हैं, जैसा कि यहाँ देख सकते हैं कि बहुत सारे परागकोश हैं। तो ये आपका परागकोश, और ये आपका पुंकेसर, और ये बीच का स्त्री केसर, और बीच का ये जो फूला हुआ भाग होता है इसे हम लोग क्या बोलते हैं, अंडाशय बोलते हैं। अब यदि आप इसे ब्लेड से यदि चीरे, तो यहाँ जैसे कि कट करके दिखाया गया है, तो स्त्री केसर के अंडाशय के भीतर छोटी छोटी गोल संरचनाएं होती हैं जिसे बीजांड कहते हैं। यही स्त्री अंडाशय जो होता है इसे आप ब्लेड से यदि काटें तो आपको यहाँ छोटी छोटी सी संरचनाएं दिखाई देगी इस प्रकार से, जो कि यहाँ दिखाई भी दे रहा है। और इस प्रकार की संरचनाओं को ही बीजांड कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है, तो बीजांड कहा जाता है। तो शायद आप इस चीज़ को समझ पा रहे होंगे कि पुंकेसर, स्त्री केसर, परागकोश और अंडाशय और बीजांड ये क्या होते हैं। अब मैंने यहाँ नोट में बताया कि विभिन्न पुष्पों में बाह्यदल, पंखुड़ी, पुंकेसर एवं स्त्री केसर की संख्या में अंतर हो सकता है। यानी कि अलग अलग प्रकार के फूलों में ये सभी जो हैं वो अलग अलग पाए जाते हैं, किसी में ज़्यादा किसी में कम। तो यहाँ से ये चैप्टर हमारा समाप्त होता है। तो हमारा ये छोटा सा प्रयास आप लोगों को जैसा भी लगे आप कमेंट सेक्शन में उसके बारे में ज़रूर लिखिएगा। और